बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम आगा खान बोर्ड के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर जो था उसका हम करने के लिए जा रहे हैं। तो उसमें हम एक एक करके देखेंगे, इसके ऑप्शंस भी समझेंगे किस तरीके से हैं। या आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट जब आएगा, या इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसके अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि गेट्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो थोड़ा सा होना चाहिए। यानी कि एंड और नॉट गेट किस तरीके से वर्क करते हैं, गेट की शेप्स क्या होती हैं, ये पता होना चाहिए, हम देख चुके हैं। तो उसके अलावा आपको ट्रुथ टेबल बनाना आना चाहिए। और लास्ट चीज क्या है कि आपको कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप का पता होना चाहिए। तो अब आप देखिए एक एक करके हम यहाँ पे चेक करेंगे। द थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक हीट एमिशन कहलाती है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन फिलामेंट इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं। जब फिलामेंट हीट होती है, अ बीम ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एमिट होते हैं। इसका मतलब क्या है, अभी तक बता नहीं रहा कि वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आगे ये पूछेगा यही कि वो होते क्या है। पार्टिकल्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स नहीं हो सकते, रीजन क्या होगा? क्योंकि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूक्लियस से सेपरेट करना इंतहाई मुश्किल और हैवी भी होते हैं। अच्छा, बीटा पार्टिकल्स, बीटा रेडिएशंस होती है। ये मुमकिन था कि बीटा पार्टिकल्स की इमिशन हो सके क्योंकि न्यूक्लियस से इमिट होते हैं इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। लेकिन थर्मियोनिक इमिशन बीटा की के लिए आपको एलिमेंट क्या होना चाहिए, रेडियो एक्टिव होना चाहिए, तब बीटा पार्टिकल। यहाँ पे क्या, कोई भी मेटल को हीट अप करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगेंगे, इमिट होने लगेंगे। तो बीटा एंड अल्फा पार्ट, बीटा पार्टिकल्स नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स और बीटा पार्टिकल्स बोथ आर द सेम वन। अगर इसमें ऑप्शन इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होता तो फिर आंसर बीटा होता। क्यों? क्योंकि बीटा पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। अगला देखिए भाई, द सिंबल रिप्रेजेंट्स नैंड। तो नैंड में सबसे पहले आप तलाश करेंगे एंड। तो एंड का सिंबल ऐसे होता है, डी। और नैंड का मतलब क्या है, इसके आगे या तो ऐसे करके नॉट लगा दें, ये नैंड गेट बन गया, दो इनपुट एक आउटपुट। और या फिर आप क्या करें, एंड के आगे ये नॉट गेट ऐसे करके लगा देते, तो भी ये क्या कंसिडर किया जाता, नैंड गेट। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। बेटे डी जो है ना, वो ये वाला हिस्सा देखें, ये परफेक्टली डी नहीं बनाया रहा है। देखिए ये कर्व्ड है हल्का सा, और जो कर्व्ड होता है ये कहलाता है और ये जो और बनाते हैं ना ऐसे कर्व करके, इसके आगे आगे अगर एक और कर्व बना दें तो ये बन जाता है जोर। ये आपने पढ़ा तो नहीं है लेकिन जहन में रखिएगा कि अगर और से पहले एक लाइन और बना दें तो ये क्या बन जाता है, जोर। जोर हमने पढ़ा तो नहीं है लेकिन थोड़ा जहन में रख लें। उसकी स्पेसिफिकेशन ये होती है कि जब दोनों इनपुट्स ऑन हो तो आंसर ऑफ आता है, पूरा और की तरह ऑपरेट होता है। और में तो ये होता है ना, वन वन पे वन आता है। जोर में ये होता है, वन वन पे भी जीरो आएगा और जीरो जीरो पे भी जीरो आएगा। सेम इनपुट आंसर क्या देंगे, जब डिफरेंट और वाले के ऊपर बनाएगा। जब जीरो वन हो तो बनाएगा, जब वन जीरो हो तो बनाएगा, जीरो जीरो हो तो जीरो, वन वन तो जीरो, जीरो वन वन। अब बताइए इसको जोर क्यों कह रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं? और जो है ना वो इस से कह रहे हैं कि जीरो वन और वन जीरो पे और की तरह ऑपरेट होता है, वन ले आता है। और जॉ एक्स का मतलब क्या है कि बाकी को ये उल्टा कर देता है। यानी कि सेम इनपुट पे वी विल गेट आंसर जीरो जीरो, सेम इनपुट पे वी विल गेट आंसर जीरो। लेकिन ये आपके हमारे कोर्स में नहीं है, तो इस से इसको देखने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स, सुने भाई, इन इलेक्ट्रॉनिक्स क्या रिमूव कर दू, ठीक है भाई। अब जरा देखिए भाई, इन इलेक्ट्रॉनिक्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनालॉग क्वांटिटी। एनालॉग, दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक डिजिटल होती है, एक एनालॉग होती है। एनालॉग क्वांटिटी कंटिन्यूअस होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। लाइक हाइट ऑफ अ पर्सन एनालॉग होगा, क्योंकि अगर किसी बंदे की हाइट बढ़ रही है तो वो 1 से 1.2 या मीटर्स के ऊपर अगर आ रही है, 1 से 1.2 मीटर्स पे जा रही है, तो 1 से 1.2 मीटर्स तक तमाम वैल्यू उससे गुजरी होगी वो। इस वजह से उस क्वांटिटी को मैं क्या कहूंगा। जबकि डिजिटल क्वांटिटी क्या होती है, काउंट करने वाली होती है। जैसे कि नंबर ऑफ फैंस इन अ रूम, वन होगा या टू होगा, वन और टू के दरमियान में कोई चीज एग्जिस्ट। डिजिटल की बाउंड्रीज सेपरेट होती हैं, अलग अलग बाउंड्रीज बनी हुई होती हैं। एनालॉग के अंदर, कंटिन्यूअस के अंदर बाउंड्रीज एग्जिस्ट नहीं करती। एनालॉग डाटा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। जबकि डिजिटल डाटा जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट कंसीडर किया जाता है। अब देखो भाई, रैंडम सेलेक्ट सेट ऑफ क्वांटिटीज, अगर मैं कोई सेट ऑफ क्वांटिटीज को रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूं, तो रैंडमली सेट ऑफ क्वांटिटीज है उनको रैंडमली कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिस्क्रीट लेवल।
अब ये मुझे बताइए कि अगर मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया, मसलन ये एक सेट है ऑफ स्टूडेंट्स, मैं रैंडमली 5 बच्चों को सेलेक्ट करता हूं, तो पहले को सेलेक्ट करने के बाद दूसरा, बाउंड्री सेपरेट हो गई ना, फिर थर्ड काउंट कर सकता हूं ना, सिलेक्शन में काउंट हो सकता है, जिस चीज में काउंट हो सके वो डिजिटल कहलाती है, डिस्क्रीट कहलाती है। तो ये एनालॉग की प्रॉपर्टी तो नहीं हुई, ठीक है। कैन रिप्रेजेंट डिस्क्रीट लेवल्स, नहीं, क्योंकि डिस्क्रीट भी क्या होती है, डिजिटल होती है, ठीक है। अब हैज कंटिन्यूअस सेट ऑफ वैल्यूज ओवर गिवन रेंज, मसलन 5 से 10 के दरमियान हो, तो ये क्या होगी, एनालॉग। तो इसका मतलब क्या, आंसर क्या होना चाहिए आपका, सी। कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द फाइनाइट नंबर ऑफ मैथमेटिकल स्टेप्स। अब बताओ, मैथमेटिकल स्टेप्स के फाइनाइट नंबर, मसलन मैं ये कहता हूं कि मुझे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स यूज करने पड़े, तो मैं 3 स्टेप्स रखूंगा या 4 रखूंगा या 2, 3.5 तो नहीं हो सकता ना। और जो स्टेप्स है वो मेजरेबल है या काउंटेबल है, काउंटेबल। जो चीज मेजरेबल हो वो क्या कहलाती है, एनालॉग, और जो काउंटेबल होगी वो डिजिटल। समझ गए, तो सी आंसर इसका। लेंथ, आप बताइए, लेंथ को मेजर किया जाता है या काउंट किया जाता है, तो क्या होगी, टाइम भी क्या होगा, एनालॉग। सारी कंटिन्यू, हाँ कहिए बेटे, वो भी कंटिन्यूस। द लॉजिक गेट, एक ऐसा लॉजिक गेट, 3 तरह के पढ़े आपने, नॉट पढ़ा है, उल्टा रिवर्स, एंड। आप सोचो एंड में, एंड की प्रॉब्लम ये होती है कि अगर एक भी 0 आया ना, सबको 0 कर देगा, जब तक सारे 1 आए 1 नहीं आता। और में आपने पढ़ा कि अगर एक भी 1 आए तो 1 हो जाएगा, अगर एक भी 1 आए सारे 0, अगर एक भी बनाया, एक भी क्लियर किया, आप क्लियर कंसिडर किए जाएंगे। अब देखिए, द नंबर ऑफ ट्रुथ टेबल एंट्रीज फॉर 2 इनपुट सर्किट्स, अगर 2 इनपुट सर्किट्स हैं, अगर सर्किट के अंदर, यहां इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब ये जो 2 इनपुट्स दे रहा है, ये नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं, तो 2 की पावर क्या लिखूंगा मैं, तो कितने आउटकम्स होंगे, 4। अगर 3 इनपुट्स होते ए बी सी, तो फिर 8 होता, याद कीजिए मैंने बताया। आगे चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज यूज्ड टू, देखिए 2 की पावर 3 होता, 3 इनपुट, अच्छा, इज यूज टू इन्वर्ट, इन्वर्ट करता है पलट देना, ठीक है। इसको हम इन्वर्ट भी कह सकते हैं, इसको हम ट्रांसपोज भी कह सकते हैं, इसको हम बार भी कह सकते हैं, समझ रहे हैं। बार कहने का मतलब क्या है, जैसे ए है, अगर मैं ए बार लेता हूं, अगर ए की वैल्यू 1 है तो ए बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ए की वैल्यू 0 है तो ए बार की क्या हो जाएगी। तो बार जो है होता है, ये भी किसको कहलाता है, ये भी नॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें बताइए इन्वर्जन के लिए क्या होगा, नॉट। अब देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं, एक इनपुट जा रहा है एक गेट में, नहीं बेटा, ये गेट कौन सा है, ट्राइंगुलर है ना, तो ये कौन सा होगा, नॉट गेट। नॉट ही कहा था, गलत बोल गया, तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट गेट। हाँ बेटे, तो वो नॉर हो जाए, तो वो नहीं, नॉट के आगे डॉट होता ही होता है। देखो कैसे हो, ए ए ए ए यहां पे आइए, देखिए ये मैंने डॉट, ये सर्कल बनाया था, मुझे नहीं बनाना चाहिए था ना, अगर नहीं होता तो। नॉट का मतलब क्या होता है, सर्कल वाला, नॉट गेट के आगे सर्कल होता है। अच्छा, अगर लिखा हुआ नॉट ऑफ नॉट, तो वो सीधा हो जाएगा, यानी कि नॉट का मतलब क्या है, जो सीधा था उसको आपने उल्टा किया, और उसको भी उल्टा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सीधा। यानी कि एक सेकंड, यानी कि अगर ए के ऊपर बार लिखा है तो ये ए का उल्टा है ना, लेकिन अगर मैं इस पे एक और बार डाल दूं तो ये सीधा हो गया, यानी कि ये बन जाएगा ए, समझ रहे हैं। ए को पलटे तो क्या बना, ए बार, इसको भी पलट दे तो क्या बन जाएगा, ए, यानी कि ए बार ऑफ बार जो होगा वो क्या कहलाएगा, ए। नहीं, 2 दफा ट्राइंगल्स बना के 0 लगाए, यानी कि ये पूरे का पूरा एक सिंगल नॉट का गेट है, तो मुझे ये गेट कितनी दफा बनाने पड़ेंगे, 2 दफा, ठीक है। आगे चलिए सर। हाँ बेटी, सर हम नॉट को दोबारा से उसके ऊपर एक और नॉट लगाए तो हमें नहीं पता वो एंड की प्रॉपर्टी में जाएगा या और नहीं, ये मैं देखें, मैं आपको बताऊं, जब नॉट के आगे आप क्या करना है, आपने एक नॉट गेट बनाया,
दोबारा नॉट करना। देखिए किसी नॉट को दोबारा नॉट करेंगे तो वो जो नॉट किया गया है वो किसी वैल्यू या नंबर का होगा। तो आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो उस वैल्यू की बात कर रहे हैं। मतलब मेरे पास एक वैल्यू है 0, अब मैं उस 0 को, ये ऑपरेटर है नॉट, कोई वैल्यू नहीं है, ये एक सिंबल है। मसलन 2 और 4 को ऐड करते हैं, जो प्लस होता है दैट इज कॉल्ड सिंबल। इसका जो इसके ऑपरेंट्स होते हैं, जो मल्टीप्लाई एडिशन के लिए जो डाटा होता है, उससे इसका कोई वास्ता नहीं है। समझ रहे हैं? नॉट जो है वो एक ऑपरेटर है, बैक एंड से 1 आ रहा है, नॉट लगाओगे तो 1 को क्या कर देगा, और अगर 0 आ रहा होगा तो 1। अब अगर नॉट के आगे नॉट लगा दिया तो अगर 1 आ रहा है तो आगे भी क्या जाएगा, 1 ही जाएगा, 0 नहीं होगा। और अगर 0 आ रहा है तो आगे भी क्या जाएगा, 0 ही जाएगा। सर हमें नहीं पता ये मुझे मैं क्या करूंगा, मैं ये कहूंगा जब मुझे पता ही नहीं है कि वो 0 है या 1 है, तो मैं उसकी जगह एक वेरिएबल ए ले लूंगा, बूलियन। समझ रहे हैं? अब उसकी ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है और ए की वैल्यू 1। तो मैं कह रही हूँ कि वेरिएबल ले, हम डिजिटल ले, जो मर्जी ले, मेरा आंसर 1 आ रहा है, मुझे नहीं पता ये एंड नहीं, आप मुझे एक बात ये बताइए कि मेरे पास आंसर आ रहा है, ऐसे लिखा है, जरा समझिएगा इसको, +5 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहां पे नहीं इक्वल्स टू 7 लिख दिया मैंने, या फिर मैंने ऐसे लिख दिया डैश प्लस डैश इक्वल टू 7। अब मेरे पास आंसर 7 आ रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे पास ऑपरेंट क्या थे। सिर्फ 5 + 2 ही हो सकते हैं, ऑपरेंट हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास इनपुट क्या दिया है ये मुझे मालूम करने की जरूरत नहीं है। वो तो कोई एक इनपुट बताओगे तो उसकी रिलेटिवली दूसरा इनपुट बता पाओगे। समझ रहे हैं? तो नॉट से जो आंसर आ रहा है उस आंसर को देखते हुए मैं ये नहीं बता सकता कि बैकएंड पे, हाँ अगर खाली सिंगल नॉट था, आंसर 1 आ रहा है, तो बताओ क्या आ रहा होगा पीछे, 0। और अगर डबल नॉट है और आंसर 1 आ रहा है तो पीछे में क्या था, 1। ऐसे बता सकेंगे। सही? अच्छा, इसमें क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन द पार्ट? आर्मेचर कहाँ का पार्ट होता है? डीसी मोटर। और आर्मेचर जो होता है वो उस कॉइल को कहते हैं, सुन लें, आर्मेचर उस कॉइल को कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसके ऊपर रैप की जाती है कॉइल। रेक्टेंगुलर आपके पास एक फ्रेम होता है, जिस फ्रेम के ऊपर आप कॉइल को क्या कर देते हैं, वायर को लूप कर देते हैं। सेंटर से खाली होता है और उसके दरमियान में हम आयरन कोर को प्लेस करते हैं, जो उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या करता है, बढ़ाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट। इलेक्ट्रॉन गन भी होती है, डिफ्लेक्टिंग और फ्लोरेसेंट भी होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस, हाँ, which of the following is to carry electric charge across the space in a bulb? देखा, बीटा तो हो नहीं सकता, बीटा एमिशन पढ़ा ही नहीं आपने। सेल्फ इंडक्शन ये भी नहीं पढ़ा आपने। ये जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है ना, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल का अर्थ क्या होता है, एक कॉइल से दूसरे कॉइल में, ये समझ लीजिएगा थोड़ी सी बात। एक होता है म्यूचुअल, म्यूचुअल का अर्थ क्या है, 2 कॉइल्स हो तो इंडक्शन हो, करंट प्रोड्यूस हो। क्या एक ही कॉइल में भी हो सकता है? अगर एक कॉइल में करंट पास करूं तो कॉइल में करंट तो पास हो रहा है, लेकिन कॉइल बजाते खुद भी तो कॉइल ही है ना। जब उसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी तो जिसमें से निकल रही है उससे भी तो टकरा रही है ना। तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएट करेगी तो बताइए वो करंट अपनी ही कॉइल में भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट करेगी। यानी कि अगर मैं एक कॉइल में से करंट पास करता हूं तो सेल्फ इंडक्शन का क्या मतलब होता है, उसी कॉइल में एक करंट इंड्यूस्ड होता है जो कि जनरेटेड करंट के क्या होता है, ऑपोजिट होता है। आपका करंट जो आप फ्लो करा रहे हैं वो क्या है, राइट साइड पे। तो सेल्फ इंडक्शन से जो करंट जनरेट होगा वो क्या होगा, उसको रेजिस्ट कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा। कहां पे होगा, बैक। जब 2 करंट आपस में टकराते हैं तो स्पार्क होता है ना। आपने देखा है जब आप कभी प्लग लगा रहे होते हैं और जैसे ही टच करते हैं तो एकदम से बैक स्पार्क आता है। वो बैक स्पार्क क्यों आता है कि जैसे ही आप उसमें से करंट को फ्लो कराना शुरू करते हैं उसका एक ऑपोजिट करंट बिल्डअप होकर उसको क्या करने लग जाता है, रेजिस्ट करता है। लेकिन बाद में एक स्टडी करंट जाने लगता है तो वो स्पार्क खत्म हो जाता है। ये आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। लेकिन जहन में सिर्फ क्या रखें, 2 तरह के इंडक्शन है। एक तो नॉर्मल इंडक्शन था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिससे करंट जनरेट होता है। एक होता है सेल्फ इंडक्शन, यानी कि करंट जनरेट इन द सेम कॉइल। ये कौन सा कहलाएगा,
और म्यूचुअल क्या है? करंट जनरेटेड इन द अनदर कॉइल है। चलो अभी समझ में आ गई? अब तो बता दिया ना बेवकूफ। नहीं, सवाल इस चीज का है कि ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। ओए यार, सेल्फ इंडक्शन में मैंने क्या कहा है आपसे? करंट इंड्यूस्ड इन द सेम कॉइल इफ वी चेंज द करंट in the given coil. So due to change of the current in the given coil, the current induced in the given of the same coil is called क्या? Self. This process of phenomena is called self induction. इसका यूनिट जो होता है, देखिए हमने म्यूचुअल इंडक्शन में तो इसकी यूनिट नहीं पढ़ी थी। अब सवाल सुने, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ आपने बुक में देखी है? चलो एक मिनट, मैं इसको वेरीफाई कर दूंगा फिर मैं देखे। यूनिट जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन के लिए, उसके सेपरेट यूनिट्स होते हैं। उसके लिए इंडक्शन का फॉर्मूला होता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी कि डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि हम सेकेंड ईयर के अंदर करते हैं। मुझे एक मेरा बेटा एक मिनट मैं बता रहा हूँ। हाँ बेटा, देखो पढ़ो। डिस्क्राइब सेल्फ इंडक्शन। अच्छा, सेल्फ इंडक्शन की यूनिट होती है यार, अब जहन में नहीं है, मैं भूल गया। अच्छा, उसके अंदर एक को हम कार्बन आई से रिप्रेजेंट करते थे, एक को एम से। अभी आपने बात बोली थी, आपने पूरी कर लिया। क्या चीज? अभी आपने बोला था अगर ये नहीं होगा तो मैं समोसे खिलाऊंगा। नहीं मैंने ऐसा मतलब काम नहीं मेरा ऐसा। अच्छा चले बेटा नहीं कुछ नहीं करने वाले। अच्छा सुने तो यहाँ पे अच्छा ये बहुत अच्छी बात हो गई कि ये चीज ध्यान में आ गई। शायद हमने सलोज या बुक जिस वक्त हम रीड कर रहे थे उसमें हमने सेल्फ इंडक्शन शायद छोड़ दिया। लेकिन ये बहुत बड़े नहीं इल्जाम नहीं आता। ये रहने दें, यहाँ पे इल्जाम देने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ। जरा करके तो देखें, किसी वक्त इल्जाम डालें तो फिर मैं बताऊं। अच्छा थर्मियोनिक इमिशन जो है वो इसका है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो सेपरेटली। ये मैं मुझे याद दिलाइएगा नेक्स्ट, उसके अंदर हम देख के इसको सेपरेटली देखेंगे। अच्छा सुने, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइज द आउटपुट ऑफ द गिवन नॉर। अब बताइए नॉर में क्या इनपुट। अब ये बताइए कि नॉर का मतलब क्या हो गया? ये इनपुट ए और इनपुट बी। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे इनपुट ए और इनपुट बी के रिलेटिवली मैं नॉर अगर बना लूं तो अच्छा नहीं है? यहाँ पे आप नॉर बनाएंगे और यहाँ पे इसके आउटपुट्स देख लेंगे तो आपको ये रिजल्ट दे देगा। सबसे पहले नॉर बनाने के लिए ए और बी का पहले मैं क्या बनाऊंगा? और। तो बताइए 0 1 का 1 1 0 का, इसका भी 1 और इसका। अब नॉर करोगे तो ये 0 ये 0 ये 0 और ये। सुने आहिस्ता जरा, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्ड फिर से सुनिए, देखिए और कर रहा है ना। और का मतलब क्या है? 0 उस वक्त आएगा जब सब 0 है। तो यहाँ पे देखिए और के अंदर ये 1 आ गया तो 1 आया, ये 1 आ गया तो 1 आया, ये दोनों 1 आ गए तो 1 आया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये भी 0 ये भी 0 तो 0 आएगा। अब इसको पलटोगे जब इसे हम नॉर करेंगे तो नॉर किसके ऊपर आ रहा है? ये आ गया। अब ये बताइए आउटपुट मेरे पास क्या दे रहा है? तो इसका मतलब क्या? आउटपुट क्या होना चाहिए? तो 1 किस इनपुट पे आ रहा है? तो इसका मतलब क्या? आंसर क्या होगा? डी। समझ गए? अच्छा अगला देखें, समझे? समझ गए ना? अच्छा अब देखिए रिपीट हुआ है। थर्मियोनिक इमिशन फिलामेंट्स हीटेड टाइनी पार्टिकल्स। तो ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब ये देखिए, सुने इसको,
समझें? ये कह रहे हैं अ बीम ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज का मतलब क्या होता है? कैथोड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन। समझ रहे हैं? अब बताओ, अगर ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होंगे? तो इसको बेंड करना चाहिए अपवर्ड्स। एक सेकंड मुझे थोड़ा सा बताने दीजिएगा। फिर ये बेंड करेंगे क्या? अपवर्ड्स। अच्छा, अब यहां पे अगर ये बेंड कर रहे हैं अपवर्ड्स between the parallel plates, which of the following charge will take place after beam has passed? Which of the following changes will take place after the beam has passed through the plates? जब ये बीम गुजरेगी तो वो क्या कर जाएगी? डिफ्लेक्ट कर जाएगी। कौन सी प्लेट की तरफ? टुवर्ड्स पॉजिटिव। इट विल बाउंस बैक, वापस। बताइए क्या सूरत होती है वापस आ जाए? हाँ, अब सामने होती है, इन फ्रंट यू रखी होती। अगर नेगेटिव ऐसे होता और न्यू नेगेटिव इधर होता तो वो नीचे से। अच्छा, डिफ्लेक्शन ये भी मुमकिन है कि दोनों प्लेट्स क्या कर दी जाए? नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, तो वो उस फील्ड के अंदर एंटर हो ही नहीं सकेगा। या तो इन फ्रंट रखे नेगेटिव, और या फिर क्या करें, बोथ प्लेट्स कौन सा चार्ज रख रहे हो? नेगेटिव चार्ज रख रहे हो। अच्छा, विल पास अनडिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड का पास होंगे नहीं, जब कोई डिफ्लेक्शन ना इन प्लेट्स के दरमियान, जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ना हो बल्कि क्या हो? गैमा रेडिएशन। क्या हो? अगर ये गैमा हुई तो फिर ये क्या होगा? विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास जाएंगी, बेंडेड टुवर्ड्स पॉजिटिव। अगर अल्फा पार्ट देखिए, अगर बीटा है तो टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो ये तो टुवर्ड्स पॉजिटिव है। और अगर अल्फा होते तो क्या होता है? ये नेगेटिव। तो सी आंसर। हाँ, कहिए। सर किसी जो सर्किट होता है उसमें कैथोड प्लेट पॉजिटिव भी होती है, तो उससे निकली हुई रेस तो पॉजिटिव होगी। हमें नहीं पता ये कैथोड पॉजिटिव है कि नेगेटिव। किसी एक्सपेरिमेंट्स में हम कैथोड प्लेट को पॉजिटिव भी रखते हैं, पॉजिटिव भी रखते हैं। केमिस्ट्री जब मैं उसको नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे कोई ना कोई ऐसा मामला होगा। देखें, अब यहां पर कैथोड से मैं कह रहा हूं थर्मियोनिक एमिशन। सबर तो करो। थर्मियोनिक एमिशन का मतलब क्या है? कि मैंने हीट प्रोवाइड की, उस हीट से क्या हुआ? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, जो कि आसानी से हो सकते थे और जम कर गए। ये कौन सा एमिशन हुआ? थर्मियोनिक एमिशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास उसी प्लेट से पॉजिटिव। ये बताइए कि वो कौन सा केस था जिसमें प्लेट नेगेटिव थी, यानी कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस एक्सेस में थे। सबर करो ना, मेरी बात तो सुन लो। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर आपका खुद ही आ जाएगा। एक प्लेट है जो कि कैथोड प्लेट है, बताओ पॉजिटिव होगी नेगेटिव? तुम क्यों नहीं बता? पागल है। और यार, दो तरह की प्लेट्स होती हैं, कैथोड होती है। कैथोड को कैथोड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होती है। अब अगर एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब क्या है? उसमें प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होने का मतलब क्या है? प्रोटॉन समझिए मौजूद ही नहीं है, या प्रोटॉन है भी तो उनके निकलने का कोई चांस नहीं है। समझ रहे हैं? अब बताइए, उस नेगेटिव प्लेट में से अगर मैं प्रोटॉन बाहर निकालना चाहूं तो क्या करूंगा? इलेक्ट्रॉन तो भरे पड़े हैं। समझे कि आगे बहुत सारे बॉयज हैं और पीछे 2 और 3 गर्ल्स खड़ी हैं और उनको आगे जाना है, वो जा ही नहीं सकते। तो समझ में आ रही बात है? ऐसी सिचुएशन में आपकी एग्जिस्टेंस वहीं पे रह जाएगी, क्योंकि आप आगे मूव नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रेंथ या पावर फ्रंट के ऊपर इतनी ज्यादा है कि बैकएंड के ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस अगर होंगे भी तो क्या वो बाहर निकल सकेंगे? अब मुझे बताएं कि वो कौन सी कैथोड प्लेट है जिसमें से प्रोटॉन्स निकले? ग्रेट यार, ग्रेट। अच्छा, बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब यह है कि ये चीज मुमकिन इस वक्त तक नहीं था। अच्छा सुनो भाई, भाई बहुत बहुत। अच्छा सुने सुने सुने, चले 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 सुने 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 भाई, if the gain, सुने। अब ये जो कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप होता है, उस ऑसिलोस्कोप एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर जब हम इनपुट वोल्टेज देते हैं तो उसका एक सर्टेन ग्राफ बनता है। देखिए बेटा, देख लें, ये ग्राफ यहाँ पे समझाया जा रहा है, सिर्फ इन क्वेश्चंस में है, ये बुक पे नहीं दिया हुआ है डिटेल के अंदर। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिएगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि मैंने 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर इनपुट गेन दिया है, इनपुट दिया। इनपुट देने का मतलब क्या है?
ऑसिलोस्कोप या कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप, CRO जो होता है या CRT जो होता है, उसके स्क्रीन के ऊपर आप वोल्टेजेस या करंट की विजुअलाइजेशन देखते हैं कि आपको ऐसे बनता हुआ नजर आ रहा होता है, सामने विजुअली करंट को शो किया जाता है। अब मुझे एक बात ये बताओ कि ये कह रहा है कि मैंने जो ये आपके पास ऑसिलोस्कोप था, ये उसका स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर जो मैंने इनपुट दिया, जो चीज डिस्प्ले हो रही है, वो इनपुट शो कर रहा है कि 2 वोल्ट पर सेट, यानी कि इसके अंदर 1 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक कितने वोल्टेज को शो कर रहा है, 2 ये कहां तक पहुंच रहा है। 4 तो इसका मतलब क्या है, ये कितने वोल्ट तक मैक्सिमम आ रहा है, पीक वैल्यू 4 आ रही है। कितनी आ रही है, 4। तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम वोल्टेज यहां पे +4 है और यहां पर -4। तुम्हें समझ में आ रही बात। तो अब ये कह रहे हैं कि द पीक वैल्यू का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम। पीक वैल्यू का मतलब क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू। तो वो पीक वैल्यू यहाँ पे कितने वोल्ट आएगी, 4। नहीं, यहां पर 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर को 2 वोल्ट शो कर, तो 2 सेंटीमीटर को 4 वोल्ट शो करेंगे। भाई ये जो है इसका मतलब क्या है कि ये हो गया 2 वोल्ट और ये वाला पार्ट हो गया कितने वोल्ट का, 4 वोल्ट का। सही नहीं, क्लियर हुआ। हाँ बेटे, जो है वो फिर करंट दिखाते हैं, तो मतलब वो जो हार्ट बीट होती है वो भी इसी के थ्रू। अब देखिए, अगर वो करंट दिखा रहा है या यहाँ पे वोल्टेजेस दिखा रहा है, तो बताइए करंट या वोल्टेज असल में होता है, या तो करंट होता है या वोल्टेज। करंट भी फ्लक्चुएट करता है और वोल्टेज भी। देखिए हार्ट बीट के अंदर जो हार्ट की पंपिंग हो रही होती है, वो ब्लड को फॉरवर्ड और बैकवर्ड फेंक रही होती है। जब ब्लड फॉरवर्ड जाता है तो एक माइनर सा करंट जनरेट करता है आपके ब्लड के अंदर, और जब बैक आता है तो भी माइनर सा करंट जनरेट करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब फॉरवर्ड बीट यानी कि जब ब्लड फॉरवर्ड जाएगा या पंपिंग के अंदर जब फॉरवर्ड डायरेक्शन मोशन मूवमेंट हो रही होगी, तो वोल्टेज पॉजिटिव होता है, बहुत माइनर वोल्टेज होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको ऑसिलोस्कोप पे लाके इसके ग्राफ को हम क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, जूम कर देते हैं, तो बहुत सेंसिटिव हो जाता है और बहुत माइनर सा वोल्टेज भी ये उसके अंदर क्या कर रहा होता है, आपको शो कर रहा होता है। लेकिन बिल्कुल ऐसी लाइंस नहीं आ रही होती हैं, उसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन होती है। लेकिन आप देखते हैं कि जब हार्ट की पंपिंग खत्म हो जाती है, तो लाइन स्ट्रेट, यानी कि इनपुट आना खत्म हो गया। जब इनपुट आना खत्म हो गया तो वाई एक्सिस के ऊपर मूवमेंट क्या होती है, 0 हो जाती है। अच्छा भाई, अब जरा देखें, नेम ऑफ द गिवन रिप्रेजेंट द ट्रुथ टेबल इज 0 0। अब बताओ 0 0 पे क्या आ रहा है, बताइए 0 0 पे क्या आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि तुमने जो गेट्स सुनो, तुमने जो गेट्स पढ़े हैं वो कितने तरह के पढ़े, 3। अब समझिएगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 3 में से पहला गेट था नॉट। नॉट में 1 इनपुट होता है, तो नॉट तो हटा दो, नॉट आप क्या करें, हटा दो। अब आपके पास 2 गेट बचे, एक और बचा, एक नॉर, एक एंड बचा और एक नैंड। अब दोनों को बना के देखें। देखिए भाई, पहले मैं यहाँ पे क्या बनाता हूं, और बना के देखिए भाई, बनता है और 0 0 0 0 1 1 0 1 0 और ये 1 1 1 और आ गया। ये इस तरह का तो नहीं आया ना। अच्छा, इसका नॉर करके देखो, पलट भी दो इसे, फिर एंड करेंगे। ये 1 ये 0 ये 0 ये 0, ये आया नहीं, तो ये दोनों नहीं हुआ। अब क्या बना के देखो, एंड में देखिए, क्या आया। और अब जब आप नैंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 1 और 0। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या था, नैंड। तुम्हें समझ में आया कैसे सॉल्व किया। अगर इनपुट 2 होते तो फिर तो आप आंख बंद करके लिख सकते थे, फिर कोई टेंशन नहीं थी। अगर एक ही इनपुट होता, क्योंकि नॉट गेट में 1 इनपुट होता है, और में और एंड में 2 या 2 से ज्यादा भी इनपुट हो सकते हैं। अगर मल्टीपल इनपुट से चल जाएगा। देखिए नहीं, अगर आपके पास 3 इनपुट है, बस देखिए आपके पास इनपुट है ए बी, 3 का है नहीं वैसे हमारे पास। अगर लिखा हुआ है 0 1 0, तो बताइए और आपको क्या बताता है, और ये बताता है अगर एक भी 1 हुआ
तो इसका मतलब क्या है, 3 भी हो सकते हैं ना, 4 भी आउटपुट इनपुट आ सकते हैं, लेकिन आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। तो 3 पे क्या है आंसर, 1, एक ही आएगा आउटपुट। यानी कि मैं इस गेट को बनाऊंगा कैसे, ऐसे होगा, इसमें इनपुट कितने होंगे, 3, और आउटपुट क्या होगा, तो 3 का बजाय आप 1000 इनपुट भी ले सकते हैं। अब अगर 10 लाइन है और मैंने गेट कौन सा बनाया है, और आंसर 0 आ रहा है, तो सारे जीरो नहीं, अगर आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इन 10 लाइनों में कोई ना कोई एक 0 जरूर होगा, जिससे इसे क्या कर दिया, और फिर से समझो, गलत बोल गया, गलत, मैं गलत बोल गया। अगर 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 आपके पास 0 आ रहा है और में, तो इसका मतलब क्या है, सब के सब 0 जब तक नहीं होंगे तब 0 नहीं आएगा। और अगर एंड गेट था 10 लाइन है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आंसर आपके पास 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या, सब में से कोई ना कोई एक जरूर 0। नहीं, वो सीरीज पैरेलल में मत जाइए, ये गेट अकेला बजाते खुद गेट कहलाता, ये गेट, हाँ वो उस सेंस में आप कह रहे हैं। देखिए एंड जो होता है ना, वो आपके पास कहलाता है सीरीज। एंड के अंदर सीरीज क्यों होता है, ये पहला स्विच या दूसरा स्विच, जब तक दोनों को क्लोज नहीं करोगे तब तक आउटपुट 1 नहीं आएगा, कोई एक भी ओपन हुआ आउटपुट 0 हो जाएगा। जबकि पैरेलल में क्या होता है, कोई एक भी क्लोज किया तो आउटपुट क्या होगा, 1 आएगा। अच्छा एक मिनट आखिरी और देख लो, फिर उसके बाद जाते हैं। अब देखिए सीआरओ हैज मैनी यूजेस इन मेडिकल फील्ड में, कई एक इस्तेमाल आते हैं, यूजेस हैं इसके। सीआरओ कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप, बेटा सीधे बैठे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट यूज ऑफ इट। अब मुझे एक बात ये बताइए, सीआरओ क्या काम करता है, उमूमन विजुअलाइजेशन के लिए, कि उन चीजों को विजुअलाइज करेगा जो एनर्जाइज्ड फॉर्म में हो, जिनमें कंटिन्यूअस वेरिएशन, मसलन मैं बोल रहा हूं ना, मेरी साउंड का ग्राफ बन सकता है सीआरओ पे, समझ रहे, वोल्टेज उसका ग्राफ बन सकता है, डायरेक्ट करंट उसका ग्राफ बन सकता है, यानी कि बहुत सारी चीजों की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं, क्या मैं एज अ वोल्ट, बताइए जो अभी हमने ऊबर वाला केस देखा था उसमें पीक वैल्यू पता लग रही थी, तो इसका मतलब क्या है, हर पॉइंट पे वोल्टेज बता सकते हो क्या, तो ऐसा वोल्ट मीटर यूज हो सकता है, किसी हद तक हो सकता है। आगे चलिए, स्टडी द इंफॉर्मेशन ऑफ वेव्स, जो वेव्स की, अब ये बताइए अगर ग्राफ बन गया तो तुम्हें ये पता लगेगा ना कि पीक वैल्यू क्या आ रही है, फिर वो 0 पे कब आ रही है, एम्पलीट्यूड मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, उसकी वेवलेंथ क्या आ रही है, ये सारी चीजें मालूम कर सकते हैं। तो ये वेव को स्टडी भी किया जाता है। यूज स्टडी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ मूविंग चार्जेस। अब बताओ अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं किसी तार में से, तो उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगी, यूज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मूविंग चार्जेस में इलेक्ट्रिक नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, एक तो ये चीज ध्यान में। लेकिन ये बताइए कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है तो उसको जज करने के लिए उसको ऑब्जर्व, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इनपुट कैसे डालूंगा मैं, हाँ एक काम किया जा सकता है, मैं आपको बताता हूं कैसे। एक तार लीजिए, उस तार को उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें जो जनरेट हुई है, जब वो तार में से गुजरेगी तो तार में क्या जनरेट करेगी, करंट। वो करंट आप क्या कर दे, डिवाइस पे डाल दीजिए, आपको उसका पैटर्न बना के दे देगा। ये मैं सोच रहा हूं ऐसा हो सकता है, तुम्हें समझ में आ रही है, ये बहुत डिटेल में आपको बात समझ, इनडायरेक्ट, लेकिन पैटर्न बनेगा, यानी कि ये चीज मुमकिन है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसके साथ एक एंटेना लगा दें, एंटेना करंट जनरेट करेगा, उस करंट को आप किसमें इनपुट दे दें, गेन में, तो आपको क्या देगा, वो विजुअलाइजेशन दे देगा। अच्छा आखिरी क्या कह रहा है, बैकग्राउंड रेडिएशन, ऑन लिविंग थिंग्स। अब ये बैकग्राउंड रेडिएशन की बात कर रहा है। अब देखें इसका आंसर होगा असल में क्या, डी, क्योंकि बैकग्राउंड रेडिएशन जो होती है ना, मैं आपको बताता हूं क्यों डी है। जो बैकग्राउंड रेडिएशन कहीं से निकल रही होती है ना, उसको, उन बैकग्राउंड रेडिएशंस को भी हम क्या कर सकते हैं, ऑसिलोस्कोप से देख सकते हैं, उसको विजुअलाइज ऐसे करते हैं, बैकग्राउंड रेडिएशन के करीब एंटेना रखें और रेडिएशन वैल्यू। लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं जीएम ट्यूब, क्या कहते हैं, लिख लो लिख लो, वो ट्यूब कौन सी होती है, जीएम। वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होती है, जिस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, जीएम। ये क्या होती है, जीएम ट्यूब। ये जो जीएम ट्यूब होती है
गीगर म्यूलर ट्यूब कहलाती है ये ट्यूब जो है, ये ट्यूब बैकग्राउंड रेडिएशन की क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए कि अभी कितनी रेडिएशन है, एक इतनी बड़ी सी डिवाइस होती है, उसके ऊपर डिजिटल मीटर लगा हुआ होता है। जब आप रेडिएशन के करीब लेके जाते हैं तो वो जीएम जो है वो आपको वैल्यूज क्या देने लगती है, ज्यादा, और जब आप दूर लेके जाते हैं तो वैल्यूज क्या देने लगती है, कम। तो इसका मतलब क्या है कि ये हम पढ़ चुके हैं कि स्पेशली बैकग्राउंड रेडिएशन के लिए जीएम ट्यूब। अगर हमने नहीं पढ़ा था तो मैं अभी बता रहा हूं, ये ध्यान में रखिएगा। जीएम ट्यूब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकलने वाली रेडिएशन को जज करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए यूज। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। बस यहीं तक का ख्याल रखो। नहीं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से भी जो रेडिएशन निकलती है उसको भी इसी से फाइंड आउट करना है। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होंगे उसमें से तो रेडिएशन उसी वजह से निकल रही है, तो उसको भी इसी से ही फाइंड आउट। सर इसका फुल फॉर्म क्या होगा जीएम का?